Hello, good evening, everyone. Good evening, ma'am. Am I audible to everyone? Yes, please answer. Good evening. Good evening, Shoaib. Good evening, Alka, श्वेता, सुभाक्षी और कौन है हमारे साथ? Good evening, ma'am. Okay, good evening. Please, if you are comfortable, please turn on your camera so I can see you. चलो जल्दी क्योंकि देखो क्लास हमें पूरा 1 मंथ क्लास लेना है, ठीक है? तो एक दूसरे का चेहरा देखे बिना कैसे काम चलेगा? ठीक है. Yes. Hello, everyone. Please turn on your camera if you are comfortable and if you are at your home. ठीक है, तो आप कैमरा ऑन कर लो. कहीं बाहर भी हो तो ऑन कर सकते हो, नो इशू. ठीक है, चलो. राइट. तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मिताली यादव. आई एम फिजिकल थेरेपिस्ट एंड आई एम को फाउंडर and educator at Times Physio for the subject of biomechanics, anatomy and neuroanatomy. ठीक है, तो अभी हमने काफी टाइम से, शायद मे बी 1-1.5 साल हो गया क्लास लेते लेते. और इस इतने टाइम स्पेन में हमने 500+ स्टूडेंट को एजुकेट किया है. साथ ही साथ हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ट्यूटर किया है. राइट. आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब टाइम से जुड़े और आपने क्लास में एनरोल किया. हर बार ना क्या होता है, मैं सबको लिंक शेयर करती हूँ जिसमें वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, तो मैं एक बार देख लेती हूँ. इस बार वो लिंक शेयर नहीं कर पाई, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना क्विक इंट्रोडक्शन दो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं. कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, जैसे हमारे जो बायोमैकेनिक्स और एनाटॉमी बैच में थे, तो आई नो सम पीपल, बट मोस्ट ऑफ यू आर न्यू टू मी, सो प्लीज यू कैन स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. यस, जल्दी जल्दी से अपना नाम बता दो, कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से, और अभी किस सेमेस्टर में है, या फिर आप क्लिनिकल प्रोफेशनल्स हैं. फटाफट, क्विक. सो आई विल स्टार्ट विथ एमके. एमके, can you please turn on your camera and give me your little introduction? Sure, ma'am. Am I audible? Yeah, perfectly audible. Hello, ma'am. I'm Madhavi Kamble. I am from Mumbai, and I'm a practitioner. Okay, so you're a practitioner since this. Ma'am, 6-7 years. Okay, right. Welcome to the class. Thank you, ma'am. Yeah. Yes, Shweta. Ma'am, I am a physiotherapist. I'm working since 7-8 years, 9 years as a physical therapist. I stay in Mumbai. Okay, right. Welcome to the class. We have two Shweta, Shweta Mehta and Shweta Kumari. Okay. Ma'am, Yes, yes, Shweta Kumari, you can speak. मैम मैं श्वेता कुमारी हूँ और मैं अभी 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 मेरा कंप्लीट ही हुआ है बीपीटी फाइनल ईयर। और अभी अभी मैं क्लिनिकल ज्वाइन करने वाली थी, इसलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करनी थी अभी। ओके ओके, राइट. ठीक है, सुभाक्षी, वरुणा, रश्मि. Hello, I'm चलो. Sakshi Sharma and I'm from Hapur near Ghaziabad and I'm also running a clinic there. ओके, वेलकम टू द क्लास. Thank you, राइट. ma'am. तो अभी आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, बेसिकली न्यूरोएनाटॉमी की बैचेस वही स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं जिनका बेसिक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वीक रहा है. राइट. तो आपका मेन एम क्या था, ये बैच को आपको ज्वाइन क्यों करना था? व्हाई न्यूरोएनाटॉमी? मतलब आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर बेसिक्स क्लियर नहीं है इसलिए, बेसिक क्या आपका? क्लियर नहीं है। मैम बेसिक्स ओके. क्लियर नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स जो जिस कॉलेज से मैंने बैचलर्स किया था वहाँ पे जो न्यूरो एनाटॉमी पे प्रॉपर फोकस नहीं किया गया था, तो इस वजह से मेरे वो बेसिक्स वहीं से बहुत ज्यादा ऐसे ही हैं. तो अब ऑफ कोर्स जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें काफी ज्यादा हैम्पर कर देती हैं आपकी प्रैक्टिस को, नॉलेज को. यस.
बेसिकली न्यूरोएनाटमी हमें कब काम आ जाती है, जब हम किसी पेशेंट का एमआरआई रीड कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स रीड कर रहे होते हैं ना, तब हमको समझ में नहीं आता कि स्ट्रक्चर लिखा है, तो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो पेशेंट की क्या फंक्शनल डिसेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है देयर इज सम इश्यूमिक चेंजेस इन द व्हाइट मैटर पेरीवेंट्रिकुलर एरियाज, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो रहा है, तो हाउ कैन वी रिलेट इट विद टू दी सिम्टम्स जो पेशेंट हमको दिखा रहा है। राइट। तो देखो कोई नई बात नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर ऐसा होता है कि न्यूरो की फैकल्टी नहीं होती है। राइट। और फर्स्ट ईयर में हमें ऑलरेडी जो एनाटमी की जो फैकल्टी है वो एमबीबीएस जो पढ़ाते हैं वही हमको पढ़ाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इनके लिए तो न्यूरो एनाटमी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, अपर लिम लोअर लिम पढ़ा देते हैं। तो वहीं से हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे बेसिक्स जो है वीक हो रहे हैं। चलो तो मैं आपको बता दूं, न्यूरो एनाटमी वैसे बहुत वास्ट है। एक एक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उसके लोकेशन की बात करें तो, बट इस क्लास में हम वो सारी चीज कवर करेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वो आपने सिलेबस देखा होगा सबने। ठीक है। तो हम वो चीजें सारी कवर करेंगे जो हमारे लिए मेनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम आती है। ठीक है। और किसी का कोई डाउट, हमारी क्लास जो है न्यूरो एनाटमी की वीक में 3 डेज रहेगी। ठीक है। अल्टरनेटिव डेज रहेगी। उसके अलावा मैं आपको ये बोलूंगी प्लीज आप लाइव लेक्चर्स ही अटेंड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिकॉर्डिंग के झंझट में ना पड़े तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है ना, तब भी वो आपके फोन में काम नहीं करती है, फिर आप बार बार मैसेज करोगे, आपका भी जो है हम कह सकते हैं साइकोलॉजी खराब होगी कि यार रिकॉर्डिंग नहीं चल रही बार बार, तो वो सब झंझट नहीं रखो, आप सिर्फ लाइव क्लास में आओ। ठीक है। बेटर है लाइव क्लास अटेंड करो, कभी एक आध दिन मिस होता है तो आपको रिकॉर्डिंग आप देख लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो 8:30 PM यही अभी क्लास का टाइम रहेगा हमारा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने क्लास ज्वाइन की, इतना एफर्ट किया है क्लास ज्वाइन करने में, तो मैं और बोलूंगी आपको इतना एफर्ट और करो कि अपना कैमरा ऑन रखो, और माइक जब आप चाहो आंसर करना, कुछ क्वेश्चन पूछना, तो आप ऑन रखो। ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि हमारा इंटरेक्शन बनेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्लास बनेगी, अदरवाइज फिर ऐसा बोरिंग सा बोर्डम सा लगता है। यस ठीक मैम, है। तो मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ ऐसा कुछ इशू ना हो, उसके अलावा सभी लोग अपने कैमरे जरूर ऑन रखें, क्योंकि जब क्लास में हाँ होते हैं तो सब एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाते हैं, और जो ट्यूटर है जो हमें पढ़ा रहा है उसका भी एक मोटिवेशन बनता है, तो वो बहुत अच्छे से हमें लेक्चर कर सकते हैं। चलो बहुत वरना अच्छी उनको बात है। ये तो लगता है कि मतलब एक मोटिवेशन नहीं रहता है, ऐसा लगता है हवा में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, सबको समझ में आ गया, इसलिए आपको कैमरा ऑन करने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है। हम यहाँ पर सब डिस्कस करके पढ़ने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके सामने एक स्लाइड खोल दी और उस पे से आपको पढ़ा पढ़ा के मैंने बता दिया कि ये चीज है। ठीक है। वी विल डिस्कस विद ईच अदर। राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम का? क्या अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो क्या ही रह जाता हमारे पास? या फिर किसी पेशेंट को आपने देखा होगा, अगर उसको कुछ भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती तो आप देखते हो क्या उसके पूरी बॉडी में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, नॉट ओनली फिजिकली ऑल्सो मेंटली। ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, क्या लगता है आपको? फर्स्ट यू विल आंसर। यस। बिल्कुल एकदम डरना नहीं, बिल्कुल चिल एकदम। गलत आंसर होगा ठीक है, इफ आप बोल पा रहे हो ना, ये भी अच्छी बात है। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक? यस। नर्वस अगर सिस्टम टोन ही कंट्रोल नहीं करता है है तो बोलना सोचना सब। देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपने जूम शायद पहले भी क्लासेस ली होगी, या फिर आपको जूम चलाना आता होगा, आपने कई बारी मीटिंग्स अटेंड की होगी। तो जैसे ही मैंने आपको क्या किया, लिंक सेंड करी क्लास की। ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे आपने क्या किया, यू टैप्ड ऑन दैट लिंक। ठीक है। आपने क्लास में ज्वाइन किया, मीटिंग आईडी पासवर्ड डाला। ठीक है। मतलब ये आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। राइट। ये आपके ब्रेन को पता है कि अगर मेरे पास सिग्नल आ रहा है तो मुझे इसका कैसे रिस्पॉन्स करना है। राइट। तो जो नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारा चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कैसा? जैसे लिंक आपको मिली, आपकी आंखों ने देखा, ब्रेन के पास मैसेज गया, एक यहाँ पर हम कह सकते हैं डिसीजन फॉर्म हुआ, फिर हमारा एक मोटर सिग्नल बना जो कि हमारी हैंड की मसल्स के पास आया, आपकी हैंड की मसल ने लिंक पे टैप किया, देन यू जॉइन इनटू द क्लास। राइट। तो दिस हाउ एफर्टलेसली अवर नर्वस सिस्टम वर्क।
सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल, हमारी डेली लाइफ में आप हजारों एग्जाम्पल देख सकते हो। आप रोड क्रॉस करके जा रहे थे, वहां पर बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल आई तो आपने आपने पता है कि आपके चेहरे पर या आंख पर आकर लगेगी तो चोट लगेगी, तो आपने रिफ्लेक्सली विद इन अ मिली सेकेंड आपका हाथ जाता है और उस बॉल को कैच कर लेता है, या फिर साइड थ्रो कर देते हो आप, राइट। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो सभी टाइम पे काम कर रहा है, जब आप सोच रहे हो तब भी और जब आप नहीं सोच रहे हो तब भी। कैसे? जैसे आप अभी सभी क्लास को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, बोर्ड को देख रहे हो, राइट, बट अभी भी आपका नर्वस सिस्टम, आपका जो हार्ट रेट है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, आपके हॉर्मोन्स जो है सिक्रीट हो रहे हैं किसी ना किसी अमाउंट में, ग्लैंड्स जो है एक्टिवेटेड है, राइट। आपने अगर खाना खाया हुआ है अभी अभी, तो अभी आपका जीआईटी में पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है, ये आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है, या फिर आपको सोच समझ के बोलना पड़ रहा है कि इतना ही जीआईटी का मूवमेंट हो? नहीं, इट इज ऑल्सो ऑटोनॉमिक। वर्किंग। हाँ, वो सब कॉन्शियसली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जो आपकी वॉलेंटरी एक्टिविटीज है उसमें भी हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और जो इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है, जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी जो ऑटोमेटिक हो रही है, सब कॉन्शियसली हो रही है, उसमें भी आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, रोल है, ठीक है। तो हम बेसिकली, मैं हमेशा यही बोलूंगी कि आपका नर्वस सिस्टम यही है कि ये चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी दिन जॉग पे गए, रनिंग पे गए, राइट, पता है वहां पर आपकी मसल ज्यादा काम करेगी, उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कैसे जाएगी? ब्लड सप्लाई के थ्रू जाएगी। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा? उस मसल को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उसको थोड़ा सा डायलेट करेगा, ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो वहां पर जा सके, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। तो आप देख सकते हो कैसे नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और आपका जो आर्टीरियल सिस्टम है वो साथ में मिलकर काम कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर होल नर्वस सिस्टम वर्क्स। अब जब हम शुरू से चालू कर रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर हम एम्ब्रोलॉजिकली बात करें, ठीक है, जैसे ही अ, आपका डेवलपमेंट हुआ विद इन दी वोम्ब ऑफ योर मदर, ठीक है, तो आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कौन से वीक में डेवलप करता है, या फिर कौन से वीक में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है? पता है किसी को? यू नो, हमारा पूरा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, कैसे फॉर्म हुआ, कौन से वीक में बना? इसलिए तो बार बार क्या होता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उसका थर्ड वीक ऑफ अल्ट्रा, इंटर यस, थर्ड वीक ऑफ थर्ड, इंटर इंटर यस, थर्ड टू फिफ्थ वीक, और उसका हम कह थर्ड। सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट होना 16th डे से ही हो जाता है। आफ्टर अच्छा। कंसीविंग 16th डे से आपका जो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स है वो बनना चालू हो जाते हैं। थर्ड टू फिफ्थ वीक में आते आते फिर आप देखोगे, अभी हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो स्ट्रक्चर्स पूरे फॉर्म होना चालू होंगे और फिर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनना चालू होता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे कि हाउ आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर्मिंग इन द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, राइट। तो सबसे पहले अगर हम पूरी बॉडी की बात करते हैं, हमारे सारे स्ट्रक्चर की, बोन, मसल्स, ठीक है, हमारे विसरल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग, किडनी, ये सारी की सारी जो चीजें हमारी बॉडी में जितनी, ये हमारी 3 लेयर होती है, इनको हम बोलते हैं 3 जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर से हम मतलब समझते हैं कि जो सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स थे, वो आपस में मिलके उन्होंने एक 3 लेयर्स बनाई, ठीक है। उनका नाम होता है एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। सुना है आपने नाम पहले कभी, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म? मेनली ये हमारी 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, इसी से हमारी पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी मसल्स हैं, जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है, सब इनसे डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, मैं आपको ये डायग्राम बताती हूँ, उससे आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, ठीक है। जर्म लेयर्स हमारी 3 है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ये आप इस आपको सबको डायग्राम दिख रहा है क्या, विजिबल? ठीक है, कोई इशू आ रहा है, डायग्राम दिख रहा है सबको? यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये हम कह सकते हैं कि हमारा फीटस जो है डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। पहले तो एम्ब्रॉनिक स्टेज में हमारा पूरा डेवलपमेंट होगा ना, तो ये 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म, द इनर वन, देन द मिडिल वन इज मीजोडर्म एंड द आउटर वन इज एक्टोडर्म।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों लेयर्स जो है उनके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कि वो यही स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगी। ठीक है, तो अगर हम एक्टोडर्म की बात करें ना, तो अगर कोई एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर किसी को एग्जाम देनी है, तो आप ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान में रखिए। आपका जो नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा वो एक्टोडर्म से फॉर्म होता है, आउटर मोस्ट लेयर से। सबके पास कॉपी पेन है ना? आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए चलना है। इस क्लास में आपको कोई पीडीएफ पीपीटी नहीं मिलेगा, डायग्राम्स मिलेंगे, बाकी सब आपको अपना नोट डाउन खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि पॉइंट्स मुझे लिखना है तो आप लिखो। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो एक्टोडर्म है इसी से आपका पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, इसलिए हम इस लेयर को एक और नाम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूरो एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? न्यूरो एक्टोडर्म। ठीक है, और डेज मैंने बता दिए, 16th डे से हमारा ये नर्वस सिस्टम जो है फॉर्म होना चालू हो जाता है, 3rd to 5th वीक में ये, या फिर हम कह सकते हैं 2 मंथ जो है वहां तक आते आते इसका डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से स्पीड अप कर लेता है। इसलिए उस टाइम पर क्या होता है ना, आपकी नर्व्स बनने लगती है, स्पाइनल कॉर्ड बनने लगती है, न्यूरोलेशन होने लगता है, नर्व सेल्स बनने लगती है। इसलिए आपके जो गायनेक रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड या फिर B12 सप्लीमेंट्स देते हैं उस टाइम पर। अच्छा, आप आयरन कंटेंट लो। ठीक है, बिकॉज दिस विल हेल्प इन दैट प्रोसेस, राइट? दिस विल हेल्प इन दैट प्रोसेस। तो आप देख सकते हो एक्टोडर्म जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या क्या बनाती है? न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट और सरफेस एक्टोडर्म। ये अभी हम सब देखेंगे, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एंडोडर्म क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है? आपके इनर मोस्ट लेयर होती है और आपके लंग्स, लिवर, जीआईटी ट्रैक्ट को फॉर्म करती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं विसरल जो ऑर्गन्स रहते हैं उनका फॉर्मेशन करती है एंडोडर्म, इनर मोस्ट। ओके, एंड जो मीजोडर्म है ये मिडिल लेयर है, और इससे क्या क्या चीजें बनती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं? तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मसल्स एंड बोन, दे आर फॉर्म्ड बाय दिस मीजोडर्म लेयर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्टिब्रल कॉलम की, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, रन कर रही है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन आपकी एक एक वर्टिब्रा बनी है वो आपके मीजोडर्म से बनी हुई है। आपकी जो बोन्स है बॉडी में जितनी, वो भी मीजोडर्म से बनी हुई है। ठीक है, तो एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर और इससे आपके नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, राइट? किसी को इसमें कोई डाउट है? नो? No. ठीक है, तो ये देखिए आप, जब हम बात कर रहे थे 16th डे से 3rd और 5th वीक में आते आते प्रोसेस स्पीड अप करती, कैसे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप जब पीडियाट्रिक केसेस देखोगे, कंजेनाइटल एनामोलीज आपको देखने को मिलती है। आपने नाम सुना होगा स्पाइना बाइफिडा। व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा? हम ऑर्थो में भी पढ़ते हैं ये स्पाइना बाइफिडा। पता है किसी को व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा? Yes. यस, Ma'am, spinal process of the vertebra splits into two. वो बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होती है जो आप बोल रहे हो ना वरुणा, वो हमारा क्लासिकल फीचर है। सर्वाइकल वर्टिब्री आपकी जो रहेगी उसमें बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होती है, यानी कि स्पाइनस प्रोसेस जो है वो दो में डिवाइडेड हो जाती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पाइना बाइफिडा की। एनीवन एल्स? कोई और बताना चाहेगा? नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हमें डिस्कस करते हैं। आप ही लिख लो आपकी कॉपी में कि आपको अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो आपको ये पढ़ के आना है कल। आपका एक एडिशनल जो चीज है वो रिवाइज होती रहनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी है सब रिवाइज होता रहना चाहिए। ठीक है, सब लिखेंगे स्पाइना बाइफिडा, कल मुझे सब बताएंगे स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, उसके 3 टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, होमवर्क करके आना है, आप भूल जाओगे पर मैं पूछना नहीं भूलूंगी, और जिसने नहीं किया तो मैम फिर उसी का नुकसान है। ऑक्ल्यूटा, ऑब्लिंगेटा और एक मुझे एक सही बताया आपने, ऑकल्टा। ठीक है, इसको हम कल के लिए रखते हैं, आप लिख लो, कल पढ़ के आना। ठीक है, तो यू कैन सी हियर, ये वाला डायग्राम आप सब देखो, इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे डेवलपमेंट हो रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का, कैसे आपका जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं फ्रॉम एक्टोडर्म। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको ये दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ओके, बीच में आपको एक ग्रीन कलर का बॉल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड भी हमारा सेल का एक हम कह सकते हैं ग्रुप होता है जो बीचों बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपके वर्टिब्रल कॉलम के डेवलपमेंट को एक हम कह सकते हैं कि सिग्नल प्रोवाइड करता है।
कि आपको इसी डायरेक्शन में ग्रो करना है, सेंटर में लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करना है। ठीक है, तो ये बीच में होती है आपकी नोटोकॉर्ड, और आप देख सकते हो आसपास ये जो ग्रीन कलर का इन्होंने बताया ये आपकी मीजोडर्म, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोडर्म। अब होता क्या है कि आपकी जो एक्टोडर्म है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कैसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है? एक सेंट्रल स्ट्रक्चर बनाती है वो, इसको हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है येलो कलर की, इसको हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट। ठीक है, न्यूरल प्लेट, या और इसी को हम बोलते हैं सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है, जो सबसे अंदर बाहर की तरफ है, सरफेस पे, सरफेस एक्टोडर्म। राइट। अब क्या हुआ कि कुछ जो नोटोकॉर्ड है ना, ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो है यहाँ से सिक्रीट करता है, ताकि इसका एक सिग्नल प्रोवाइड करे किसको, इस एक्टोडर्म को, और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए, कि ये अभी और ग्रो हो, और ग्रो हो। तो ये कुछ इस पे क्या कह सकते हैं, सिग्नलिंग जो है भेजता रहेगा वाया सम ग्रोथ फैक्टर्स। नाउ यू कैन सी क्या हो रहा है, जो आपकी न्यूरल प्लेट है ना, वो एक ग्रूव में ट्रांसफॉर्म हो गई है। ऐसे इसने एक गड्ढा बना लिया है, ठीक है, बीचों बीच, इसको हम बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। और जो आसपास से जो उभार यहाँ पर आया है, इसको हम बोलते हैं न्यूरल फोल्ड। ठीक है, लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो ये आपका हो गया न्यूरल ग्रूव, और ये आपका हो गया न्यूरल फोल्ड। समझे? नाउ व्हाट विल हैपन डे बाय डे, व्हाट विल हैपन, दिस न्यूरल ग्रूव विल बिकम मोर कनकेव। ठीक है, एक पूरा कनकेव स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाएगा, और एक पॉइंट पे आते आते क्या कर जाएगा, पूरी तरीके से मर्ज हो जाएगा, पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो आपका न्यूरल ग्रू है, दिस विल कन्वर्ट इनटू न्यूरल ट्यूब। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ये न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो रहा है। ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ये देखो कैसे यहाँ पर ऐसा कनकेव हो रहा था, फाइनली यहाँ पर आकर ही पूरा इसने क्या बना लिया, न्यूरल ट्यूब बना लिया। यही न्यूरल ट्यूब आपके आगे जाकर क्या बनती है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपका जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है इसके आसपास, और आप सबको पता है वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा, उसके बीचों बीच पूरा वर्टिब्रल फोरामेन है, वो सारे वर्टिब्रल फोरामेन मिलकर हमारा एक पूरा लॉन्गिट्यूडनल टनल बनाते हैं, जिसके अंदर हमारी स्पाइनल, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रेजेंट होती है, पास करती है। राइट, समझ में आया इतनी बात? अब मैं ही बता देती हूँ स्पाइना बाइफिडा क्या होता है। जब आपका न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं हो पाता है, इसी स्टेज पर आकर डेवलपमेंट रुक जाए बेबी में, ठीक है, तो आपके जो भी स्पाइनल कॉर्ड अंडर डेवलप होगी, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड हमारी मेनिंजेस होती है, वो डेवलप होंगी, तो वो बल्ज आउट कर जाएंगी बाहर। इसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। समझे? यानी कि फेल्यूर ऑफ द क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब। हमारी जो न्यूरल ट्यूब है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाती है, कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पाती है। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, हमारा सीएसएफ हो सकता है, हमारा मेनिंजेस हो सकते हैं, जो इसमें से बाहर की तरफ बल्ज आउट कर जाते हैं। तो आप बेबी का जब बैक देखोगे, लोअर बैक में मेनली देखने को मिलता है ये, तो वहां पर आपको बल्जिंग देखने को मिलेगी। और वो बल्ज सिर्फ और सिर्फ स्किन का भी हो सकता है, आपके मेनिंजेस का भी हो सकता है, मेनिंजेस के अंदर सीएसएफ भी हो सकता है, और एडवांस स्टेज का जो होता है, जो सबसे सीवियर होता है, उसमें आपके स्पाइनल नर्व्स वगैरह भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। तो स्पाइना बाइफिडा किससे रिलेटेड है? इसी हमने जो देखा ना, डेवलपमेंट हो रहा है नर्वस सिस्टम का, अगर ये डेवलपमेंट सही तरीके से ना हो तो पेशेंट को जो है कंजेनाइटल एनामोली हो सकती है। ठीक है, देखो श्वेता का कैमरा ऑन है, ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि उनको समझ में आ रहा है, अलका को भी समझ में आ रहा है, बाकी सबका मैम पता एक नहीं, तो आप, हाँ हाँ जी पूछिए। मैम मैम 16th डे से आपने बताया स्टार्ट होता है मैम, न्यूरल ग्रुप कितने दिन में बनता है, न्यूरल क्रैक कितने दिन में बनता है, ऐसा कुछ? देखो, ऐसा इसमें कोई फिक्स डेज नहीं होते, हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे हर बुक में ना आप देखोगे तो एक रेंज दे दिया कि 3rd to 5th वीक। 16th डे से स्टार्ट होगा ये कंफर्म है, उसको स्टार्ट होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि 4th वीक में हमारा हार्ट बन जाता है, बेबी का जो हार्ट है वो बनना चालू हो जाता है, और कंप्लीट 1 मंथ का अराउंड वो कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर दिस स्ट्रक्चर्स विल स्टार्ट। ठीक है, तो 16th डे में हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होना चालू हो जाता है। क्योंकि क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हार्ट बीट करेगा, पल्स जो जनरेट करेगा, तो वो भी आपके एक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो 16th डे में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 5th वीक और 6th वीक के एंड में कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, कंप्लीट। मैम फिर सबसे आपके पहले क्या लिम्स बनता वगैरह, है?
सबसे बॉम्ब पहले में सबसे पहले क्या फॉर्म करता है ये पूछ रहे हो? यस मैम। देखो, तो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई ना, मीसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है उससे ये स्ट्रक्चर बनेंगे, नोटोकॉर्ड, न्यूरल प्लेट। ठीक है, फिर न्यूरल प्लेट जो है न्यूरल ग्रू और फोल्ड में कन्वर्ट होगा और फिर से न्यूरल ट्यूब बनेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपका एक्टोडर्म जो बना है उससे आपका न्यूरल प्लेट बनेगा। ठीक मैम है, नर्वस सिस्टम पहले, मैम नर्वस सिस्टम पहले सबसे पहले स्टार्ट होता है, फीटस का बना। नर्वस नर्वस सिस्टम में सबसे पहले क्या बनेगा? नहीं मैम, तो क्या पूछ रहे हो? यस यस, फीटस में सबसे पहले क्या बनता हार्ट बनता है सबसे है? पहले, ऑर्गन पे। सबसे पहले फर्स्ट वीक में। ठीक है, हार्ट। चलो, ये डेवलपमेंट सबको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक नो है, ये मैम। डायग्राम आपको मिल जाएगा, ये आप सब रिवाइज करके आना। ठीक है, और अगर एक और मैं पॉइंट बता देती हूँ आपको, फिर से एग्जाम जो आएगी आपके एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम में अगर लिखना है, ठीक है, तो ये भी पूछते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट से क्या बनेगा, न्यूरल ट्यूब से आगे जाके क्या बनेगा, नोटोकॉर्ड से क्या बनेगा। तो उसके लिए आपको ये वाला चार्ट देखना है, दिस चार्ट। न्यूरल एक्टोडर्म जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। न्यूरल ट्यूब बनाया, ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल जो हमने आसपास देखी पर्पल कलर की वो, और न्यूरल प्ले कॉर्ड्स। अभी न्यूरल प्ले कॉर्ड कुछ अलग नहीं है, प्लेट का ही एक हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। न्यूरल ट्यूब से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्रेस्ट सेल जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, और बचा कुचा जो है आपका एक्टोडर्म वो फॉर्म करता है क्रेनियल, मैं बता दूंगी आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी मास्टर ग्लैंड होती है वो बनती है इससे। ठीक है, और आपके कुछ गैंग्लिया फॉर्म होते हैं, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपको समझ में आएगा गैंग्लिया वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। चलो, न्यूरल ट्यूब बन गई, स्पाइनल कॉर्ड बन गया, राइट, स्पाइनल कॉर्ड बन गया। स्पाइनल कॉर्ड निकलता कहाँ से? ब्रेन का एक्सटेंशन ही होता है ना डाउनवर्ड साइड पे, तो पहले तो आपके ब्रेन को बनना पड़ेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। तो हाउ ब्रेन डेवलप्स, कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के, पता है किसी को? मिड ब्रेन, सबने पढ़ा होगा, ये 8th 9th क्लास में सबने पढ़ा होगा, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सुना है? यस मैम, सुना है। सुना है ना? ठीक है, तो ये देखो इसी डायग्राम में इन्होंने बताया हुआ है हाउ योर सेल्स आर अरेंजिंग। ठीक है, कैसे आपका न्यूरल ट्यूब जो है ये फॉर्म होता गया, फोल्ड में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे ये वाला पार्ट जो येलो कलर में बताया हुआ है, सबसे ऊपर है, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, अभी हम क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, स्कूल में नहीं है, तो हम एनाटॉमिकल टर्म्स में फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्रोजेंसिफिलॉन। सबसे आगे की तरफ है, इसलिए वी कॉल इट एज प्रोजेंसिफिलॉन। क्या बोलते हैं? प्रोजेंसिफिलॉन। ठीक है, देन यू कैन सी द ग्रीन कलर पार्ट हियर, दिस इज नोन एज मिड ब्रेन, या फिर अगर हम बात करें एनाटॉमिकल टर्म्स में तो हम इसको बोलते हैं मीसेंसिफिलॉन, राइट। एंड देन वी हैव द लोअर मोस्ट पार्ट विच इज द हाइंड ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं रोम्बेनसिफिलॉन। रोम्बेनसिफिलॉन, ठीक है। रोम्बेनसिफिलॉन is again divided into two, मेटन एंड माइलेनसिफिलॉन। माइलेनसिफिलॉन से हमारा बनता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, एंड मेटनसिफिलॉन से वी हैव, यस, पता है किसी को क्या बनता है? मेटनसिफिलॉन। अच्छा, हाइंड ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, बीच में आएगा मिड ब्रेन, यस, इधर है तो मैम स्लाइड पे एंड शोएब ब्रेन में आप, 4.8। हाइंड ब्रेन आपका रहेगा इधर पीछे की साइड, और फिर आपका यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है नीचे। सबसे लोअर मोस्ट पार्ट अगर आपका ब्रेन का कोई होता है तो वो हाइंड ब्रेन होता है, रोम्बेनसिफिलॉन। ठीक है, चलो मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं और ये ऐसे इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे आगे जाके कैसे ये आपका प्रोजेंसिफिलॉन जो है, फोर ब्रेन है, येलो कलर का जो पार्ट है, ये कितना एक्सपांड हो गया है। इसी से आपका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो आपने कभी ब्रेन को देखा होगा, अगर आप डायग्राम देखते हो तो सबसे पहले आपको अपर पार्ट में फोल्डिंग दिखाई देती है, राइट, दैट फोल्डिंग नोन एज सेरेब्रम, और सेरेब्रम आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है।
ठीक है, वो आपके फोर ब्रेन का ही पार्ट है। मैं आपको एक और डायग्राम बता देती हूँ। ये यू कैन सी हियर, जो व्हाइट कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्रीमिश कलर स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे फोल्डिंग्स है डिफरेंट डिफरेंट। ये पूरा आपका सेरेब्रम, क्या है, सेरेब्रम, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। ठीक है, देन यू कैन सी बीचों बीच, फोर ब्रेन के बीचों बीच आपको एक ब्राउन कलर की बॉल दिख रही है, दिख रहा है आपको? ये हम सजाइटल व्यू देख रहे हैं, ठीक है, साइड से देख रहे हैं। व्हाट इज इन दिस ब्राउन कलर स्ट्रक्चर हियर? थैलेमस। थैलेमस, यस, हाइपोथैलेमस। नो नो, थैलेमा ही है ये, थैलेमस जो है हमारा वही है। ठीक है, दो होते हैं, और इस साइड भी इस साइड भी, वी हैव टू थैलेमाई। ठीक है, राइट। देन अगर आप नीचे आओगे तो ये आपका रेड कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यस, दिस रेड कलर पार्ट इज योर मिड ब्रेन, इतना सा, राइट। जैसे आप नीचे आओगे आपको बल्जिंग दिखाई दे रही है, दिस बल्जिंग इज योर पोन्स, पोन्स, ठीक है, पोन्स। और उसके नीचे अगर आप देख रहे हो तो ये है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। ओके, साइड में यू विल सी अ डिफरेंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर हियर, और इसको हम बोलते हैं सेरेबेलम। अच्छे से सुनना, इसको हम सेरेब्रम नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। सेरेब्रम जो है हमारा हाईएस्ट सेंटर है, ठीक है, फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेबेलम जो है हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें वी हाउ पार्ट्स ऑफ ब्रेन की, सो वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन मेनली, प्रोजेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन एंड ट्रोम्बोन ट्रोम्बेल्सिफिलॉन। सेपल। मैम ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरेबेलम। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरेबेलम। अभी इसके आगे इसकी भी कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाई इट इज सेकंड लार्जेस्ट। ओके, बट अभी आप याद रखने के लिए लिख सकते हो, सेरेबेलम जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, फर्स्ट इज योर सेरेब्रम। ठीक है, तो अगर हम प्रोजेंसिफिलॉन की बात करें तो उसको हम वापस से दो पार्ट में डिवाइड किए। यहाँ पर मैं डिवीजन बनाती जाती हूँ, आप कॉपी करते जाना, समझते जाना, सुनते जाना। प्रोजेंसिफिलॉन की अगर हम बात करें, प्रोजेंसिफिलॉन की अगर हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, टीलेंसिफिलॉन, ठीक है, और होता है आपका डायंसिफिलॉन। डायन से समझ में आ रहा है, डाई यानी कि दो, और अभी हमने बात करें हमारे थैलेमस की जो न्यूक्लियाई है वो दो होती है। ठीक है, तो डायंसिफिलॉन में आपका क्या आता है, थैलेमिक न्यूक्लियाई, सेंटर पार्ट एकदम बीचों बीच यहाँ पर। टीलेंसिफिलॉन क्या होता है, पेरिफेरल पार्ट। ये पेरिफेरी में क्या है आपका, सेरेब्रम है पूरा। तो टीलेंसिफिलॉन इंक्लूड्स ओनली सेरेब्रम। ठीक है, प्रोजेंसिफिलॉन को हमने दो में डिवाइड किया, टीलेंसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन। प्रोजेंसिफिलॉन में वी हैव सेरेब्रम एंड डायंसिफिलॉन में वी हैव थैलेमिक न्यूक्लियाई, राइट। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं करेंगे हम। देन फिर हम आएंगे हाइंड ब्रेन के पास, रोम्बेलसिफिलॉन के पास। तो यहाँ पर अगेन हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, मेटेनसिफिलॉन एंड माइलेनसिफिलॉन। आप देख सकते हो मेटेनसिफिलॉन एंड माइलेनसिफिलॉन, मेटेनसिफिलॉन एंड माइलेनसिफिलॉन। मेटेनसिफिलॉन में आपका आता है पोन्स, ठीक है, माइलेनसिफिलॉन में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऐसे आपका डिवीजन होता गया, न्यूरल ट्यूब जो है आगे फर्दर एक्सटेंड होती गई होती गई होती गई, और इसने पूरा हमारे ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड के सारे स्ट्रक्चर फॉर्म किए। ठीक है, इसलिए हम एक्टोडर्म को न्यूरो एक्टोडर्म बोल रहे हैं, क्योंकि उसी से हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो प्लीज बीच में बताते भी जाएं, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम उसको वापस से रिपीट करेंगे ताकि सबका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, कोई चीज आपको ऐसी लग रही है कि थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जा रही, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। यस मैम। हम्म, बाकी सब, बाकी सब कहाँ है, प्लीज यस। इंटरेक्ट। चलो, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की,
ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबको पता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को। ठीक है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा, इस डेफिनेशन से या फिर इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो टर्म्स, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? Structural and डेफिनेशन, मैम यस। structural. हम्म, मैम बनने पूरा में आपका भी जो हेल्प नर्व, करेगा मैम, फंक्शन में भी, सिग्नल। यानी कि अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर मैं बात करूँ नर्व जो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, आपकी मीडियन नर्व, आपकी रेडियल नर्व जो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, ब्रेन से आपका जो जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ तक आ रहे हैं सब आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिकली तो इसमें है क्या एक्चुअली में, किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है? तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सेल दिखती है जो नर्वस सिस्टम को फॉर्म कर रही है, जो कि एक्साइटेबल है, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पा रही है, वो है आपका न्यूरॉन। And in our nervous system, we have millions, billions, trillions of neurons. There is no fixed count. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं कि सिर्फ इतने ही न्यूरॉन है आपके पास। ठीक है, वी हैव, मैंने क्या बोला, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन अवर नर्वस सिस्टम। तो जब भी आप नर्वस सिस्टम को माइक्रोस्कोपिकली देखोगे कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे सिग्नल यहाँ से वहां जा रहा है, कैसे वहां से यहाँ आ रहा है, ठीक है, कैसे ही पूरा इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है, बना हुआ है, तो वहां पर न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट है। न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन। आपने किसी घर को बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर ब्रिक्स लगाई जाती, ईंटें, ठीक है, और बीच बीच में सीमेंट से उनको अडेयर किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही मेन आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है न्यूरॉन। ठीक है, और बीच में जो अडेरेंस का काम है कौन करता है? तो यहाँ पे एक और टाइप की सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं, किसी को पता है क्या बोलते हैं इन सेल्स को? न्यूरॉन के अलावा और क्या होता है नर्वस सिस्टम में? हम न्यूरोग्लिया। यस, इनको हम बोलते हैं ग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स। और इन सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं? ये हमारी सपोर्टिंग सेल्स है, यानी कि ये कभी भी एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकती है। इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, आपके नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को का आर्किटेक्चर मेंटेन करने में ये सिर्फ सपोर्ट करती है, न्यूरॉन को आसपास से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनका काम ये नहीं है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगी या फिर इम्पल्स जनरेट करेंगी। ठीक है, एज ए ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स है। ठीक है, तो अगर आप नर्वस सिस्टम में देखोगे, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स के अलावा आपको सीएसएफ मिल सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, जितने भी अभी हम देखेंगे ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सब न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें, आप सबको पता होगा न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले आपकी आती है आगे की तरफ, ये जो आपको दिख रही है हेक्सागोनल शेप, दिस इज योर न्यूरोनल सेल बॉडी। ठीक है, न्यूरोनल सेल बॉडी के आप पेरिफेरी पे देखोगे तो यू हैव डेंड्राइट्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? हेयर लाइक एक्सटेंशन नोन एज डेंड्राइट्स। ओके, सेल बॉडी के बीचों बीच होता है आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर सब आपकी इंफॉर्मेशन है। राइट, कैसी इंफॉर्मेशन? यू हैव डीएनए, डिफरेंट टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, ठीक है, सब इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। राइट, देन वी हैव a very big extension coming from the cell body, this is known as axon। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के अराउंड आप देखोगे तो यू हैव अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग हियर नोन एज माइलिन शीट। ठीक है, दिस इज नोन एज माइलिन शीट। व्हाई माइलिन शीट इज इंपॉर्टेंट? फॉर द फास्टर कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। ठीक है, क्या था कि हमारे कुछ न्यूरॉन अभी भी ऐसे हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं सबके पास माइलिन शीट है। सबके पास माइलिन शीट नहीं है, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट्स अ मिथ। We have myelin sheet to some of the neurons, some neurons do not have myelin sheet। इसलिए किसी न्यूरॉन का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छा है, सिग्नल बहुत जल्दी पहुंचा देता है, किसी का स्लो है।
ठीक है। तो माइलिन शीट जो क्या करती है कि जैसे आपका सिग्नल इस पे आया ना, माइलिन शीट कंडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से यहाँ पर जंप किया फटाफट, यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ जंप किया, सिग्नल ने यहाँ से यहाँ जंप किया, फाइनली उसको जहाँ जाना है वो वहां पहुंच जाएगा। उसको पूरा धीरे धीरे ऐसा एक्सॉन का जो लेंथ है वो ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है, जंप कर करके फास्ट कंडक्शन हो रहा है। इस टाइप के कंडक्शन को हम एक नाम भी देते हैं, अगर आपको पता हो तो, फिजियोलॉजी में भी हमने पढ़ा है। किस टाइप का कंडक्शन बोलते हैं हम इसको? सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, जो हमारा माइलिन शीट के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, फास्ट कंडक्शन हो रहा है, जिसमें सिग्नल जंप कर करके जा रहा है, इस कंडक्शन को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है। देन लास्ट आप देखोगे एक्सॉन से वापस से छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशन यहाँ पर फॉर्म हो रहे, निकल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ये एंड में आपको जो ऑरेंज कलर के बल्ब दिख रहे हैं ना, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं एक्सोनल नॉब्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, एसिटाइल कोलिन्स एंड ऑल। ठीक है, जो हेल्प करते हैं कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर मैं बात करूं कि न्यूरॉन की सेल बॉडी का क्या काम है और एक्सॉन का क्या काम है। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी खांसी चली, मुझे पानी पीना है। ठीक है, जैसे ही खांसी चली मेरे ब्रेन के पास सिग्नल गया कि इसको अभी शांत करना है, तो आपको पानी पीने की जरूरत है। ठीक है, उन्होंने बोला बॉटल यहाँ रखिए, जाओ हाथ से उठाओ और पी के लाओ, राइट। तो मेरा एक चीज यहाँ से, जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे खांसी चली, मेरे सिस्टम को पता चला कि खांसी चली, कफ हुआ, तो उसने फटाफट ब्रेन को सिग्नल भेजा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ब्रेन में मेरा एक डिसीजन बना कि मुझे अभी पानी पीने की जरूरत है, राइट। और वही सिग्नल मेरे हैंड की मसल्स के पास आया कि आप बॉटल उठाने के लिए इस डायरेक्शन में मूव करो, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ओवरऑल न्यूरॉन है, तो कौन सा पार्ट जो है डिसीजन फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा पार्ट जो है इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर करने के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आपका क्या आंसर होगा? न्यूरॉन जो है हमारा, हमने अभी देखा सेल बॉडी है, एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट डिसीजन फॉर्म करेगा, कौन सा जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट करेगा? मैम सेल बॉडी जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, और एक्सॉन वेरी गुड। एक्सॉन जो है वो जो हमारे सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर करेगा। वेरी गुड। व्हाई सेल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग? आंसर आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैम मैम अभी तो इसमें न्यूक्लियस है इसलिए डिसीजन मेकिंग करेगा, इसमें डीएनए है। यस, वेरी गुड संजय। सो बेसिकली जो आपका मेन, आपकी जो ये सारी इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के पास है। मैंने अभी बात की है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए हो जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रियाज हो जाएंगे। ठीक है, सब उसके पास है इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही मैंने बोला ना कि खांसी वाला इम्पल्स आया, कफ वाला, तो ये मेरे ब्रेन के पास जब गया, सेरेब्रम तक गया ये जो सिग्नल, ठीक है, तो वहां पर मेरे न्यूरॉन की सेल बॉडी ने पहचाना कि यार ऐसा तो पहले भी हो चुका है इसके साथ, पहले भी इसको खांसी आ चुकी, तो पहले क्या किया था, पहले भी पानी पिया था तो शांत हो गया था, सब कुछ बढ़िया हो गया था। तो ये जो पास्ट इंफॉर्मेशन है इसके साथ ही क्या करता है, इसको को रिलेट करता है और फिर ये अप्रोप्रिएट डिसीजन बनाता है। तो ये जो काम है सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूरॉन का सेल बॉडी ही कर सकता है, उसके पास ही सारी इतनी कैपेबिलिटी है कि पुराने डेटा को ये स्टोर करके रखे, जब जरूरत पड़े तो उससे कंपेयर करे और जो बेस्ट डिसीजन है वो बनाकर हमको दे। और फिर जैसे ही डिसीजन बन गया तो हमारा एक्सॉन जो है क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैं यही सुनना चाहती थी, आपने बहुत अच्छा आंसर किया, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज की बात आती है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, जितनी भी आप अभी न्यूरो में आगे जाके डिसीज पढ़ेंगे, यानी कि जो अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, ठीक है, जब आप थर्ड ईयर में आओगे न्यूरोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां पर किसी भी डिसीज को आप पढ़ोगे, न्यूरोलॉजिकल डिसीज को, तो वहां पर सबसे पहली लाइन यही लिखी रहती है, इट इज द डिसीज ऑफ व्हाइट मैटर, इट इज द डिसीज ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, अफेक्टिंग ग्रे मैटर, अफेक्टिंग व्हाइट मैटर। सो व्हाट इज दिस ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर? होता क्या है एक्चुअली में?
What is gray matter and what is white matter? मैम ग्रे मैटर ये सेल बॉडी न्यूक्लियस होता है एंड व्हाइट मैटर इज द एक्सॉन। देखो, इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक हमारी सेल बॉडी का हमने यहाँ पर नाम लिखा, ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक हमने एक्सॉन को लिखा। तो क्या होता है, यहाँ पर मैं आपका ब्रेन बना रही हूँ। ठीक है, राइट। पहले ये चीज समझ लो, अगर आप सेरेब्रम की बात करोगे ना, तो आउटर मोस्ट पेरिफेरी पर, आउटर मोस्ट जो लेयर या पेरिफेरी पर आपको ग्रे मैटर देखने को मिलता है। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं, तो इन दी सेंटर वी हैव ग्रे मैटर। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड भी बना लेते हैं, ये आपका सेंट्रल कैनाल, ये आपका एच शेप्ड ग्रे मैटर जो कि सेंटर में होता है। ग्रे मैटर इज पेरिफेरी इन द सेरेब्रम एंड इन द सेंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ग्रे मैटर एक्चुअली में है क्या? ग्रे मैटर हम क्या बोलते हैं कि ये जो आपका न्यूक्लियस सेल बॉडी है, यहाँ पर कुछ नीसल्स ग्रेन्यूल ग्रेइश कलर के न्यूक्लियस छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही बहुत सारे न्यूरॉन की बहुत सारी सेल बॉडीज एक जगह पर आकर इकट्ठी हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है, तो आपको वहां पर ग्रेइश अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ग्रे कलर का अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो बॉडी के सेंटर में है, नर्वस सिस्टम के वो पार्ट्स, वो स्ट्रक्चर जो बॉडी के सेंटर में है, जैसे कि ब्रेन सेंटर में, आपका स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका जो ग्रे मैटर है, ठीक है, क्या कहलाता है? ग्रे मैटर इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। ठीक है, अगर आप किसी पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ोगे ना, एमआरआई रिपोर्ट, तो वहां पर लिखा आता है देयर इज सम इस्केमिक चेंजेस इन द ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर का काम क्या है? न्यूरॉन की सेल बॉडी का काम क्या है? डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, तो पेशेंट को वहां डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है वो डिसओरिएंटेड लगे, आप उससे बात करो, उसको समझ में ना आए, हो सकता है समझ में भी आए बट वो प्रॉपरली उसका क्या एक्यूरेट रिस्पॉन्स है वो नहीं दे पाए। तो देयर इज प्रॉब्लम विद डिसीजन मेकिंग ऑलवेज। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सॉन की, तो जब बहुत सारे एक्सॉन एक जगह पर मिल जाते हैं, बंडल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स आपने सुना होगा, न्यूरॉन फिजियोलॉजी में भी, न्यूरोफिजियोलॉजी में हम ट्रैक्स पढ़ते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो ट्रैक्ट है क्या? ट्रैक्ट कुछ नहीं है, बहुत सारे आपके जो एक्सॉन थे वो एक जगह पर मिल गए, उन्होंने एक बंडल फॉर्म कर लिया जो कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है, और उसी को हमने नाम दे दिया असेंडिंग ट्रैक्ट एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें, तो ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स और बंडल्स ऑफ एक्सॉन। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्रे मैटर की, तो ग्रे मैटर इज नोन एज दी कलेक्शन ऑफ, यस, न्यूरोनल सेल बॉडी, न्यूरोनल सेल बॉडी। ठीक है, चलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? फिर एक और चीज पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पर क्या है ना, न्यूरोनाइट में पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो हम पहले उस पर ही बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वरुणा, श्वेता, शोएब, रश्मि, तबाक्षी, पूछूं मैं आपसे, आप लोगों को क्लियर है तो? मैम प्लीज एक यस, बार व्हाइट मैटर रिपीट कर देंगे एक्सॉन का। ठीक है, ठीक है। चलो, ये वाला डायग्राम और देख लो पहले। व्हाइट मैटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रे मैटर जो है आपके सेरेब्रम में पेरिफेरी में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में होता है। ठीक है, व्हाइट मैटर की बात करें तो व्हाइट मैटर इज इन द सेंटर इन योर सेरेब्रम और इन योर ब्रेन। ठीक है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर इज एट द पेरिफेरी, अपोजिट रहेगा। ठीक है, व्हाइट मैटर क्या होता है? सबसे पहले हमने ग्रे मैटर की बात की। ग्रे मैटर इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, बहुत सारे न्यूरॉन के सेल बॉडी जो थे वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, उसी को हमने ग्रे मैटर बोल दिया।
बहुत सारे एक्सॉन्स अगर एक जगह पर मिल गए तो उसको हमने व्हाइट मैटर बोला। ठीक है, व्हाइट मैटर बोला। ट्रैक की बात करें तो ट्रैक्ट भी व्हाइट मैटर ही है, बट क्योंकि ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, एक पूरा हम कह सकते हैं पाथवे बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनका नाम चेंज करके क्या बोलते हैं, इसको व्हाइट मैटर ना बोल के हम इसको ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके। ठीक है, बट अगर आप किसी पेशेंट की एमआरआई पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा रहता है पेरीवेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर, यानी कि जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है ब्रेन में भी, जिसमें आपका सीएसएफ बनता है और फ्लो करता है, तो उसके अराउंड का जो व्हाइट मैटर है वहां पर कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए। ठीक है, तो Okay. व्हाइट मैटर इज दी, Exons. यस, हाँ, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। Collection of और exons. हाँ, और अगर स्पाइनल कॉर्ड में बात करें तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इज ट्रैक्ट। Tract. Okay. ठीक, ठीक है, और अगर Yes. हम ग्रे मैटर की बात करें तो ग्रे मैटर इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल Neuronal बॉडी body. हाँ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब एक और बात, इतना आपको समझ में आ गया, मैं आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करूंगी। व्हाट इज नर्व? व्हाट इज नर्व? नर्व की अगर हम बात करते हैं, नर्व क्या है? नर्व कैसे में, क्या वो एक्सॉन ही है, नर्व भी, या एक पूरा न्यूरॉन है? व्हाट इज नर्व? न्यूरॉन है ना? एक्सॉन। पूरा का पूरा न्यूरॉन? Yeah. श्योर? Only axon. हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग ओनली एक्सॉन? यस मैम, ओनली एक्सॉन। Only exon. बाकी सबका कोई ओपिनियन नहीं है या फिर कंफ्यूज है? No, I think full neuron. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली एक्सॉन। ठीक है, हाउ? देखो, अभी हम यहाँ से बात नहीं कर रहे, हम स्पाइनल कॉर्ड से बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर है, बीचों बीच एज शेप, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडीज है न्यूरॉन की। ठीक है, अब ये न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ना वो बाहर निकलेगा ऐसे, और ऐसे मल्टीपल एक्सॉन्स बाहर निकलेंगे, राइट? और यही क्या फॉर्म कर रहे हैं, नर्व फॉर्म कर रहे हैं। So bundle of axons in peripheral nervous system is known as nerve. ठीक है, in central nervous system known as white matter or tract. मैम एक बार रिपीट कर। चलो वापस यहाँ पर एक हम डिफरेंस बिटवीन बना देते हैं। ठीक है, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, व्हाइट मैटर की बात करें तो व्हाइट मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, राइट? ये क्लियर था हमको। स्पाइनल कॉर्ड में यही कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स क्या बनाएगा, ट्रैक्ट्स बनाएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये व्हाइट मैटर का नाम चेंज हो जाता है, चीजें वही है, सेम है, बस नाम चेंज हो गया, इसलिए न्यूरो हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वहां पर बहुत ज्यादा ही नेमिंग ऐसा किया गया है कि हम याद नहीं रख पाते, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम चीज है, बस यहाँ पर नाम चेंज हो गया। जैसे घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और। ठीक, घर का नाम है चिंटू पिंटू और स्कूल में राहुल। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो व्हाइट मैटर हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ एक्सॉन को हम व्हाइट मैटर बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैक्ट बोलते हैं। और सेम कलेक्शन ऑफ एक्सॉन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम क्या बोल देते हैं, नर्व बोल देते हैं। आप समझे शोएब? हाँ. यस श्वेता, गॉट इट? Yes, ma'am. यस। नाउ ग्रे मैटर में भी सेम था, ग्रे मैटर इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। ठीक है, न्यूरोनल सेल बॉडी का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर बोलते हैं वो। ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा ना, इसका जब घर का नाम है ग्रे मैटर तो बाहर का नाम भी कुछ होना चाहिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेम, इसका भी कुछ होना चाहिए ना नाम। सो व्हाट इज इट, पता है किसी को? तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। अगर आप कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखते हो तो हम उसको बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया। इसका एक एक्सेप्शन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने नाम सुना होगा पार्किंसन, और आपको जो दूसरे हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर आपने कभी सुना होगा, कोरिया एथिटोसिस, झटके आते हैं, अलग टाइप का मूवमेंट जो है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होते रहते हैं हाथ में पैर में। ठीक है, तो
बेसल गैंग्लिया करके होता है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, हाँ बेसल गैंग्लिया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होता है। बट यहाँ पर देखो, इसीलिए मैंने बोला एक्सेप्शन है, गैंग्लिया हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बोलते हैं, बट एक एक्सेप्शन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमको देखने को मिल रहा है। तो गैंग्लिया मीन्स अगेन कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी, बट ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने इसको नाम दिया बेसल गैंग्लिया। बेसल यानी कि बेस में, ब्रेन के बेस में बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी हुई है और उसको हमने बोल दिया गैंग्लिया, तो बेसल गैंग्लिया। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट? मैम जो ग्रे मैटर है वो स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर ही है, मतलब न्यूरोनल सेल बॉडी। यस यस, सेम। जब हम ट्रैक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर न्यूरोनल सेल बॉडी के हमने अलग अलग नाम दे दिए। ओवरऑल इट इज अ ग्रे मैटर, बट जब हम ट्रैक्स पढ़ेंगे तो स्पेशल अलग अलग नाम दे रखा है, तो वो नाम हम देख लेंगे। अगर आप याद नहीं रखते हो तो भी इट्स ओके, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो तो हम याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमने कुछ टर्म्स कर लिए। अच्छा चलो, टर्म्स करें तो मैं 2 क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम सुना है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस, डीमाइलिनेटिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, राइट। बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, व्हाइट मैटर या ग्रे मैटर? आई थिंक वाइट मैटर। ठीक है, वेरी गुड, व्हाइट मैटर। इसलिए जब आप एमएस के पेशेंट देखोगे ना, कभी भी उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आई कि उसको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है। उसको पता है कि मुझे यहाँ से उठकर चलना है, ही और शी इज क्लियर अबाउट दिस। बट प्रॉब्लम क्या है व्हाइट मैटर में? मींस he is not रिफ्लेक्स नहीं able कर to, रहा। yeah, he is not able to transfer that information to the muscles, ठीक है। तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप किसी स्ट्रोक के पेशेंट को देखोगे ना, तो अगर सीवियर स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, ग्रे मैटर में भी कुछ इश्मिक चेंजेस देखने को मिले हैं वहां पर, तो वहां पर पेशेंट को डिसोरिएंटेशन फील होगा। आप बोलोगे हाथ उठाओ, ऐसे करके बताओ, तो बोलेगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ। कभी कभी ऐसे बोल देगा कि क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो बेसिकली वहां पर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर किसमें प्रॉब्लम आ रही है? प्रोसेस को या फिर इम्पल्स जो उसको ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर हम जीबीएस की बात करें, गुलियन बैरे सिंड्रोम, सुना है ये भी सबने? गुलियन बैरे सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें बेसिकली किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? क्या जो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है उस पर जाकर अटैक होता है, या फिर उसमें आपको कुछ डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे। जीबीएस, गुलियन बैरे पेरिफेरल सिंड्रोम, नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो आपकी नर्व है वो अफेक्टेड हो रही है, जो अभी हमने पढ़ी पेरिफेरल नर्व, ठीक है। उसके अलावा अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें आपको कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर देखने को नहीं मिलेगा कि व्हाइट मैटर इन्वॉल्व हो रहा है, ग्रे मैटर इन्वॉल्व हो रहा है, बोथ विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो ऐसे आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप न्यूरो एनाटॉमी पढ़ रहे हो और आपको और एडवांस लेवल पे आपका न्यूरोलॉजी अच्छा करना है, तो जो आप बेसिक्स पढ़ रहे हो उसको आप उस क्लिनिकल कंडीशन के साथ कोरिलेट करके पढ़ते चलो, तो आपको इजी होगा समझने में, और आपको समझ में भी आएगा ना कि हमने बेसिक्स पढ़ा क्यों, ठीक है। अब बस आज की क्लास का हमें लास्ट पार्ट ले रहे हैं, फिर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लास्ट डिस्कस कर लेते हैं नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। Okay, so our overall nervous system is divided into 2 parts: peripheral nervous system and central nervous system. Central nervous system means अभी हमने बात करी वो स्ट्रक्चर जो सेंटर और या फिर एक्सिस ऑफ दी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपका ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, नो डाउट, तो इसके अराउंड कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर बोनी कवरिंग कौन सी होती है? हमारा क्या ब्रेन एकदम ओपन अप है? नो, वी हैव क्रेनियल वॉल्ट, या फिर हमारा स्कल है। बोनी कवरिंग क्या है? स्कल, ठीक है। मेम्ब्रेनस कवरिंग में हमारे पास मेनिंजेस होती है, वो हम आगे देखेंगे। 3 मेनिंजेस वी हैव। स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, राइट, तो उसके अराउंड भी कुछ बोनी कवरिंग होनी चाहिए, तो वी हैव वर्टिब्रल कॉलम अराउंड इट,
ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने भी नर्व या पार्ट बाहर निकल रहा है उसको हम इंक्लूड करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन है, इससे हमारी कौन सी नर्व्स बाहर आती है? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, यस। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उससे कौन सी नर्व्स बाहर आती हैं? स्पाइनल नर्व्स। Peripheral. ठीक है, स्पाइनल नर्व्स मेनली। तो ये दोनों की दोनों जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है, दे विल बी इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। We will consider it into the peripheral nervous system. How many pair of cranial nerves we have? 12 pair. How many pair of spinal nerves we have? 31. Yes, 31 pair. ठीक है, 31 pair. ठीक है, अब इसमें भी एक दो एक्सेप्शन है, हम जब क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। सारी क्रेनियल नर्व जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं आती है, वी हैव सम एक्सेप्शन हियर। ठीक है, तो वो हम वहां डिस्कस कर लेंगे। राइट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एफरेंट एंड इफरेंट। ठीक है, अगर कोई भी, मुझे यहाँ पर किसी ने भी आकर कुछ गर्म सी चीज यहाँ पर लाकर रखी है, ठीक है, ये तो जो हीट का सेंसेशन है वो मेरी सेंसरी नर्व लेकर जा रही है, तो ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर डिसीजन बना, जो भी मुझे मोटर एक्टिविटी करनी है वो मेरी मोटर नर्व लेके आ रही है। ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट दोनों के दोनों कंपोनेंट मेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, यानी कि मेरी मोटर नर्व और मेरी सेंसरी नर्व दोनों की दोनों हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहेगी। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर जब हम इफरेंट की बात करते हैं तो इफरेंट को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक मींस जो आपके स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है, जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, वॉलेंटरी, विच इज इन योर कंट्रोल, वॉलेंटरी कंट्रोल। ओके, एंड एएनएस इज मींस ऑटोमेटिक एक्टिविटी हो रही है वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। Okay, so again, efferent is divided into somatic and autonomic nervous system. And autonomic nervous system is again dividing into parasympathetic and sympathetic nervous system. एक एंटेरिक भी होता है, बहुत कम हमको इसको सुनने में आता है, बट इट इज मेनली रिलेटेड टू दी वस्कुलर सिस्टम, मतलब वेजल्स को सप्लाई करता है, ब्लड वेजल्स को। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन था, हमने कैसे क्लासिफाई किया इसको और कैसे हम इसको पढ़ते हैं। एफरेंट में भी आप देखोगे दो टाइप के, यहाँ पर हम सेंसेशन की बात करते हैं, जनरल सेंसेशन एंड स्पेशल सेंसेस। जनरल सेंसेस यानी कि बॉडी में कहीं भी टच करो आपको टच का सेंसेशन आएगा ही आएगा। स्पेशल सेंस मीन्स जस्ट फॉर टेस्ट आई हैव अ वेरी स्पेशल ऑर्गन विच इज टंग। मैं कहीं और सूप यहाँ पर लगाऊंगी तो मुझे टेस्ट नहीं आएगा ना कि सूप सॉल्ट है, स्वीट है, सॉल्टी है या स्वीट है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ टंग पर ही मैं सूप को रखूंगी तभी मुझे टेस्ट आए। ओके, तो अगर हम स्पेशल सेंस की बात करें तो वी हैव गस्टेटरी सेंसेशन, हियरिंग, ऑल्फेक्शन, राइट, विजुअल सेंसेशन, और एक और कौन सा होता है? 5 Tactile. होते हैं। टेक्टाइल नहीं, प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि, यस, व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? 1 सेकेंड ना, आप लोग मुझे आंसर दो, तब तक मैं एक मिनट चार्जर लेके आ रही हूँ।
यस, कोई आंसर कर रहा है आप में से? व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? Sensation of joint movements. यस मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर पोजीशन। joint position. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। तो मेनली ये भी हमारा स्पेशल सेंस में आता है। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव दिस 5 स्पेशल सेंसेस एंड 6 किसके पास होता है? वुमेन के पास होता है। सुना होगा ना आपने, women have a special sixth sense, right? They can sense who is good and who is bad, right? Yes, ma'am. तो yes, तो बेसिकली आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? कौन मुझे बताएगा यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने अभी तक? सबसे पहले हमने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा, then हमने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा, ब्रेन के पार्ट्स देखे, राइट? और न्यूरॉन देखा है, बस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, कुछ ऐसा ये देख लिया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? हम न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, राइट, सीएसएफ के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा और हम लेक्चर ले सकते थे, बट ठीक है, मुझे स्पेशली बोला गया है कि आपको सिर्फ 1 आवर की क्लास लेनी है। ठीक है, मैं क्योंकि 2-2 घंटे भी क्लास ले लेती हूँ तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। बायोमैकेनिक्स के जो स्टूडेंट उनको पता होगा। तो किसी कोई डाउट है तो आप पूछो, डाउट नहीं है तो आप मुझे ये बताओ क्लास कैसी थी, हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सब ठीक चल रहा है? मेरी स्पीड बोलने की आपको समझ में आ रहा है या फिर कुछ कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा हो तो आप वो मुझे बता सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से उसको इम्प्रूव कर लेंगे। एनीथिंग जो आपको लग रहा है? यस, माधुरी, श्वेता। सेंसरी मोटर ऑपरेंट एंड सेंसरी ऑपरेंट कैसे होते हैं? सॉरी, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करो वापस। वो इफरेंट का आपने बोला ना, मोटर और हम्म, सेंसरी, वो तो कैसे फंक्शन कैसे होता है? ओके, मतलब आप पूछ रहे हो कि एफरेंट और इफरेंट मोटर और सेंसरी क्यों होते हैं, या फिर इनका नाम ऐसा क्यों दिया हुआ है, या फिर कैसे वर्क करते हैं, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, यस यस। देखो, बेसिकली यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं। अगर आपने उसे भी पढ़ा होगा न्यूरो एनाटॉमी में या फिर फिजियोलॉजी में, तो वहां पर हमारा एक आर्क बनता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क। या फिर उसके अलावा जैसे आप ओवरऑल पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, किसी ने आकर मुझे यहाँ पर कुछ भी गर्म पानी, मैं बोल देती हूँ, वो आकर मुझे यहाँ पर उसने लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे स्किन पे टच किया ना, तो स्किन में क्या होंगे मेरे पास? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर, बराबर। ओके, रिसेप्टर होंगे। दैट रिसेप्टर विल सेंस दैट हीट, राइट? And Yes. receptors are what? Receptors are the we can say they are the nerve endings. जो हमारी nerve endings है वही मॉडिफाई होकर रिसेप्टर्स बनती है। रिसेप्टर्स भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मर्कल्स डिस्क होती है, रफिनीस कार्पस्कल्स होते हैं। ठीक है, Yes. तो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं। Okay. ठीक है, तो रिसेप्टर ने वो सेंस किया, फिर जो नर्व फाइबर या फिर जो नर्व है आपकी लेकर जाएगी ये हीट का सेंसेशन, उसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व हमेशा क्या करती? लेकर जाती टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसेशन लेकर जाना ही उसका काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही एंटर किया, ठीक है, तो वहां अगर मान लो रिफ्लेक्स है तो आपके बहुत स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्स है जो वहीं से मैनेज हो जाते हैं, पूरा यहाँ तक सेरेब्रम तक नहीं भेजना पड़ता। Yes, sir. ठीक है, तो या तो वहीं से वापस लौट के आ जाएगा सेंसेशन थ्रू द मोटर नर्व्स, या तो अगर मान लो उसको जाना होगा कहाँ तक? सेरेब्रम तक, तो असेंडिंग पाथवे के थ्रू इट विल गो अप टुवर्ड्स द सेरेब्रम। ओके, देन वहां से जो नीचे पाथवे आ रहा है जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग पाथवे। डिसेंडिंग पाथवे में जितने भी नर्व फाइबर्स है वो सारे कैसे हैं? मोटर न्यूरॉन से, यानी कि या फिर मोटर पाथवे है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन देने के लिए है, सॉरी इम्पल्स देने के लिए टुवर्ड्स द मसल या फिर टुवर्ड्स द ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा आपका सिस्टम बना, रिसेप्टर, देन सेंसरी नर्व, ठीक है, या फिर सेंसरी न्यूरॉन, देन आपका सीएनएस में डिसीजन फॉर्म हुआ, और फिर वहां से जो नीचे की तरफ आ रहा है वो आपका मोटर या फिर
तो आप देखोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सिर्फ इतना है, जो नर्व यहाँ से गई और यहाँ से बाहर आई, सेंसरी एंड मोटर, ये दोनों के दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और इफरेंट और एफरेंट, एफरेंट जो है उसको हम बोलते हैं सेंसरी, इफरेंट को हम बोलते हैं जो लेकर जाता है उसको हम बोलते हैं मोटर। एफरेंट एंड इफरेंट, ठीक है। यस मैम, ओके, थैंक यू। किसी और का कोई डाउट? ओके, एनी डाउट? नो, कोई सजेशन भी नहीं है? मैम ठीक है एक फिर। चीज और यस, पूछनी थी। हाँ आपने अभी जब बताया था कि न्यूरोइलेक्ट्रोडर्म के बारे में, नहीं उसके बाद हम्म, रोम्बेनसेफेलॉन के बारे में, हाँ तो उसमें आपने बोला कि मेटेनसेफेलॉन है एंड माइलिनसेफेलॉन है, राइट? ठीक है। तो मेटेनसेफेलॉन हमारे पॉन्स हो गए, माइलिनसेफेलॉन मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, बट हमारा सेरिबेलम। ओके, तो मैंने पॉन्स का ही नाम लिया था क्या? माइटेनसेफेलॉन में पॉन्स और सेरेबेलम दोनों आएगा, ठीक है। ओके। माइलिनसेफेलॉन में मेडुला ऑब्लांगेटा। माइलिन से आप समझ जाओ, माइलिन मतलब माइलिन मींस स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्ड यूज होता है, एनाटॉमिकल टर्म यूज होता है। तो माइलिन में आएगा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, माइटिन में पॉन्स एंड सेरेबेलम, सेरिबेलम, ओके मैम। ठीक है। और कोई डाउट? नो, नो मैम, बाकी क्लास बहुत अच्छी थी। मतलब ठीक है। पहली बार मुझे न्यूरो एनाटॉमी बहुत इजी लग रही है। हम उसको इजी ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम वो चीज पे नहीं जाएंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और फालतू में उसको याद करने में हमारी एनर्जी वेस्ट करें और अब पता चले कि उसको याद करने के चक्कर में जो मेनली इंपॉर्टेंट था वो छूट जाए, ठीक है। तो जो हमारे, मैंने वही बोला, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला, जो हमारे प्रैक्टिस में आता है, जो हमें बेसिक, हमारा एक बेसिक फॉर्म करेगा, उसी पर हम चलेंगे, ठीक है। जो आपके यूज में आए, जो आपको हमेशा याद रहे। अगर मैम इधर उधर एक की बार चीज, क्रोसेनसेफेलॉन और वो सब रिपीट कर सकते हो आप? यस, ये देखो मैं आपको डायग्राम साइन कर दूंगी, ये वाला सब पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। ये पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। प्रोजेंसेफेलॉन हम किसको बोलते हैं? फोर ब्रेन को बोलते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन यानी कि पेरिफेरल पार्ट, ठीक है, जो आउटर पार्ट है, ठीक है। डायंसेफेलॉन यानी कि बीच वाला पार्ट, ठीक है। ओके तो टीलेंसेफेलॉन में आता है हमारा सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है। अब यहाँ पे ओके, सेरेब्रल हेमिस्फेयर इसलिए लिखा है क्योंकि वी हैव टू सेरेब्रम, आधे यस आधे, दैट इज वाई राइट। सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। डायंसेफेलॉन में मेनली हमारा थैलेमस आता है, बट थैलेमस से कनेक्टेड आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर नाम दे देते हैं इपीथैलेमस, जो ऊपर है। जो उसके नीचे है उसको हमने बोल दिया सब थैलेमस, जो उसके पीछे है उसको हमने बोल दिया मेटाथैलेमस, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे मेटाथैलेमस जो पीछे है, हाइपो सब जो उसके नीचे है, और इपीथैलेमस जो उसके ऊपर है। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आएंगे वो भी हम देखेंगे, ज्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, बट फंक्शनली आप इनको फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी आपकी यहाँ पर, पीनियल ग्लैंड आ जाएगी, वो सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मीजनसेफेलॉन मिड ब्रेन को हम मीजनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक है। देन रोमेनसेफेलॉन में यू हैव माइटन एंड माइलेनसेफेलॉन। माइटन में वी हैव पोन्स एंड सेरेबेलम, एंड माइलन में वी हैव मेडुला ऑब्लांगा। खत्म। ओके श्वेता, यस मैम, थैंक चलो, किसी का और कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है, और अगर किसी को डाउट है तो रुक जाओ, बाकी सब आप जा सकते हो, आप अपना डिनर कीजिए। और अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल भी सकते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम वेडनेसडे को मिलेंगे। एक और मैं बात बोलना चाहूंगी, अगर आप सेम लेवल से एफर्ट लगाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे क्लास में, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्लिनिकल एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप उसका आंसर करते हो मैक्सिमम, अगर मुझे मेरे पास आंसर आएगा तो ही मैं उसको कंटिन्यू रखूंगी, ठीक है। वरना मैं देख लूंगी अभी एक दो दिन में कि कौन कितना रिप्लाई कर रहा है। अगर नहीं आया तो वो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो वो आपके ऊपर है, आपको क्लास को कैसे आगे लेकर जाना है, बोरिंग तरीके से या फिर अच्छे फन या फिर इंटरेक्टिव वे में, ठीक है। तो आई विल सेंड यू सम एमसीक्यूज, ट्राई टू आंसर देम, ताकि आपका भी क्विक रिवीजन होता रहे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे। गुड नाइट, एडा, बाय बाय। यू, बाय मैम। थैंक यू बाय मैम। ओके, बाय, थैंक यू। ओके, बाय बाय। कि मैं